ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तूने मेरे भाई को मारा, तेरे को तड़पा तड़पा के मारूंगा। मुझे लगा था एंटरटेनमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पर तुम्हारा तो दिल इतना कमजोर निकला कि जहर का गैस छोड़ा नहीं कि बस। हाँ, कोई नहीं। ए, इन दोनों भाइयों को जंगल में जाकर फेंक दो। ये छोटे वाले से जंगली जानवर का नाश्ता हो जाएगा और वो बड़े वाले माधव से उनका लंच। भगवान जी, जंगल के भूखे जानवरों का पेट भरने के लिए छिपकली नहीं डाला। माधव का फोन इसी लोकेशन के आसपास है, हमें इधर ही चलना चाहिए। सॉरी गोपाल, मैं तुझे बचा नहीं पाया, पर अब तेरे गुनहगार भी नहीं बचेंगे। देव सर, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई ना दे रहा है। होप फॉर द बेस्ट। उन्हों को माधव है इसी जगह पर। लेकिन देव सर, हम जाए किस तरफ? देव सर, उस तरफ चलते हैं। आओ जल्दी। रेस्ट इन पीस डार्लिंग। गुड बाय। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जब बॉडी से बदबू आने लगेगी तभी फिर जाओगी क्या? जाओ, अभी जगह में फेंक दो। अगर तुम्हारी मालकिन को तुम जिंदा देखना चाहते हो ना, निकलो यहाँ से, वरना एक मिनट में इस गर्दन इसके दांत अलग कर दूंगा। तुम्हें क्या लगा मजाक कर रहा हूँ मैं? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, निकलो, वरना तुम्हें मुझे सच में मार देगा। जाओ। माधव नहीं, माधव, माधव नहीं, माधव। बड़ा शौक है ना तुम्हें खेलने का? हाँ, अब एक खेल मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी का खेल। क्या तो नहीं लगता ना करिश्मा? माधव, माधव, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, वो तो गलती से मर गया। मैं गैस बंद करने वाली थी। आई स्वेयर। चुप, वरना जुबान काटूंगा। एक बेजुबान बच्चे के साथ ऐसा करके तुझे बड़ा मजा आया ना? बड़ी हंस रही थी ना तुम लोगों को मरना ना? अब मैं हंसूंगा और तुम भीख मांगोगे अपनी जान की। माधव छोड़ दो मुझे, माधव छोड़ दो मुझे, है ना? मुझे मारेगा? हाँ, मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। क्या कर रही हो तुम? मैं ना, आई नहीं दबाऊंगी। पागल हो क्या तुम? जिनको मारना चाहिए था उनको एक खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आज अगर मैं नहीं आती तो मार डालता वो तुम्हें। जी बहना, मेरी कुंडली में अभी मरना नहीं लिखा है, और वैसे भी भगवान को मेरी जैसी बुरी आत्माएं नहीं चाहिए। उन्हें तो इनकी जैसी अच्छी आत्मा चाहिए, तभी तो इन्हें अपने पास बुला लिया। डोंट वरी, अभी मैं 100 साल जीऊंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आज चंद्रिका सिंह चौहान को मुझ पर शक हो गया, और वो बसु उसने सारा सच उगल दिया। और उसकी वजह से आज मुझे ये नौकरों वाले कपड़े पहनकर घर से भागना पड़ा। वो नौकरानी तो मेरे पौए हाथ कम है, उसे तो मैं एक हैंड वॉश में साफ कर दूंगी। पहले तुम्हें थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू सो मच बहना, तुमने जो आज किया है ना, उसका तुम्हें इनाम मिलेगा। चलो यहाँ से निकलो पहले। अरे चलो। मौसा आप कब से परेशान लग रही हैं? क्या बात है?
दिव्या, फिलहाल तो वसु ने हम सबको जो कहा उसी के बारे में सोच रहे हैं। मेघा के बारे में सच जानना बहुत जरूरी है। वसुधा ने आज जो कुछ भी कहा उसके हर एक शब्द में एक सच्चाई सी थी, और हमने खुद उसकी आंखों में, उसकी आवाज में वो सच्चाई महसूस की है। मसा, मेघा इस घर की होने वाली बहू है, फिर हम उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? और देखिए, वसु ने हमें कोई सबूत तो दिया नहीं है ना मेघा के खिलाफ। दिव्या, हर बात के, हर सच के और हर झूठ के भी दो पहलू होते हैं। और फिर पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार के साथ बहुत कुछ हुआ है। पहले तुम किडनैप हुई, फिर हमारा टेंडर हमारे हाथ से निकल गया, हमारे फॉर्मूलेज चुराकर हमारे जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए। अगर बात सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित होती तो हम चुप रहते, लेकिन बात हमारे परिवार की सुरक्षा तक आ गई है। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद सत्व के इवेंट में बॉम्ब लगाया गया, और ये सब किसी अंदरूनी आदमी की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। वसुधा ने सच्चाई के साथ अगर तुम पर या सारिका पर भी इल्जाम लगाया होता तब भी हम यही करते। खम्मा मेरी हुकूम। सारिका, इस घर में तनाव का माहौल चल रहा है और तुम्हें नौटंकी सूझ रही है। देख लीजिए जी, देव की होने वाली बिंदनी अगर यो साड़ी पहन के पूरे कोठे में टहले है तो उसे मिलेगी शाबाशी, और अगर यो काम मैंने किया तो तुम्हारे को मिलेगी डांट। यो सिर्फ मारा ना, आपका भी अपमान है। एक मिनट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किसी से पानी मांगा था, कहीं वो मेघा तो नहीं थी? तुमने मेघा को इस साड़ी में कहाँ देखा? वो रसोई में। मौसम एक मिनट किचन में चेक करके आता हूँ। मौसम किचन में तो कोई नहीं है। गेस्ट रूम में देखते हैं। हाँ। हेलो। देखना, भाभी साहब के कमरे में जाते ही रंग बदल जाएंगे और मेघा की खूब प्रशंसा करेगी, देखना। हाँ, मैं अभी आया। मेघा? मेघा कहाँ गई? मेघा कहाँ गई मसा? अब हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हमें यकीन हो गया है कि वसुधा सही कह रही थी। सावित्री मौसी, सावित्री, मौसी, सावित्री, मौसी उठिए। सावित्री, सावित्री उठो, पानी लेके आई ना प्लीज। सावित्री, सावित्री, और कौन ये ना? मौसी, उठाओ उसे। ठीक हो, संभल के। मौसा ये तो मेघा की साड़ी है मौसा। नहीं, अब इस मौका मैंने दो पर दिखाएंगे कि मैं उठ जाती हूँ। आराम से बैठो, आराम से। ठीक है। मौसी, सच से बताइए यहाँ पे क्या हुआ था, और आप मेघा के कपड़े में कैसे हो? और मेघा कहाँ है? हुकुम, मेघा मैडम ने मुझसे पानी मांगा और मैं पानी लेने गई, तो मैं ग्लास में पानी डाल रही थी, तभी पीछे से किसी ने किसी भारी चीज से मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मेघा मैडम कहाँ गई और उन्होंने मेघा मैडम की साड़ी क्यों पहनी है। लेकिन हमें अब सब पता है। काकू, बाबू साहब, माधव, गोपाल, माधव, बाबू साहब, काकू, माधव जी, माधव, माधव जी, माधव जी उठिए। सांस रुक चुकी है वसु। उन्होंने माधव जी ने मार डाला।
उसको संभालो। देव सर, माधव जी ने गोपाल और बाबू सर ने बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं उनका ये बलिदान जाया नहीं होने दूंगी। हमें उन दोनों को बचाना ही होगा, हर हाल में बचाना होगा। बाबू साहब, गोपाल, बाबू साहब। इंस्पेक्टर, हमारे एक एम्प्लॉय का मर्डर हो गया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। वसु, कोई मिला? नहीं देव सर, यहाँ कोई ना है, मैं देख रही हूँ। वसुधा सच कह रही थी। मेघा और करिश्मा वाकई में बहनें हैं। और उस मेघा ने तो हमें करिश्मा से भी बड़ा धोखा दिया है। हमारे इतने करीब आकर हमसे इतना बड़ा छल किया है। आप परेशान मत होइए भाभी साहब, मेघा को उसके छल की सजा दी जाएगी। बिल्कुल दी जाएगी, और वो सजा हम खुद उसे देंगे। करिश्मा को शायद हमने कम सजा दिलवाई थी, इसलिए मेघा ने ऐसा दुस्साहस किया। लेकिन मेघा का हम वो हाल करेंगे कि फिर से कोई चौहान परिवार की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा। ये कौन है? देव मेरे साथ ही था चंद्रिका, लेकिन रास्ते में वसु मिल गई। वो बहुत परेशान थी, कहीं जा रही थी, इसलिए देव भी उसके साथ गया है। लेकिन इस वक्त हमें अपनों को सुरक्षित रखना है। देव और वसुधा शायद मेघा और करिश्मा के पीछे गए हैं। आवी, देव को फोन लगाओ, पता करो कि वो कहाँ है। जी मसा। स्पीकर पे डाल। हेलो अभी। दादा, अब कहाँ हो आप? और एक मिनट मामा से बात करो ना। देव तुम कहाँ हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? और वसुधा, वो कैसी है? कहाँ हो तुम दोनों? सब उन्होंने माधव को मार दिया। माधव इज डेड मासा। माधव सही थी मासा, सब कुछ जुटा रही थी ताकि मेघा और करिश्मा का सच सामने ला सके। और माधव को रोकने के लिए उन्होंने हेमंत काकू को किडनैप किया और माधव को हमारे खिलाफ यूज करने के लिए उसके छोटे भाई गोपाल को भी किडनैप किया। माधव ने उसको सब सच बता दिया, इसलिए उन्होंने माधव को मार दिया। माधव काकू और गोपाल भी नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सच हमारे सामने आ चुका है देव। हम मेघा और करिश्मा को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वक्त वसुधा को तुम्हारी जरूरत है। वो बेचारी बहुत तकलीफ में होगी, उसे हमारे साथ की जरूरत है। तुम दोनों फौरन घर आ जाओ। देवर साहब, पुलिस कमिश्नर को फोन लगाइए। जी भाभी साहब। हुकुम, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हाँ देखो बेटा, सावित्री को ले जाओ और मीरा से कहना कि इसकी मदद करें। जी भैया। But you don't worry, किसी भी तरह इन आंखों में लड़की को ढूंढ लो। यहाँ कोई ना है देव साहब, मैंने हर जगह देख लिया, तो वो दोनों कहीं और चली गई। हमें बाहर जाके उन्हें ढूंढना होगा। मैंने पुलिस एम्बुलेंस को कॉल किया है, पर वो आ जाए फिर चलते हैं। आप ठीक है? चलिए अंदर चलिए। भाई साहब उठिए। बहुत चोट लग गई आपको। बैठिए बैठिए। हेलो हेलो वसु, वसु हनुमान भाई साहब घर आ गए, तू भी जल्दी घर आ जा। लाडो ये सब वो सब घर आ गए। इंस्पेक्टर, मेघा और करिश्मा सिंह शेखावत ने ये सब किया।
प्लीज उन्हें जल्द से जल्द पकड़िए। देवांश जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम उन दोनों को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। फिलहाल अपने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। इंस्पेक्टर साहब, अभी गोपाल नहीं मिला है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, फिलहाल आप लोग अपने घर चलिए। प्लीज सर, मैं गोपाल ने ढूंढना होगा। वसु कहाँ है? हमारी वसु को कुछ हो गया तो मैं भाई साहब, वसु को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही सलामत है। वो आपको ही ढूंढने गई थी। मैंने उसे फोन कर दिया है कि आप घर वापस आ गए। वो भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। बस आप कुछ और मत सोचिए। भाई साहब, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप सही सलामत घर वापस आ गए। उन दोनों बहनों का इरादा बहुत खतरनाक था। आज मेघा ने मुझे मारने की कोशिश की। सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गई घर से। वो दोनों आया ने वो कुछ भी कर सके हैं। वो हमारी वसु को मारने आई है दोनों। और चोरी कहाँ है? जल्दी घर वापस लाओ, जल्दी लाओ, फिर मैं उसे यहाँ से लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हमारी वसु ने बचा लो उन डायनों से। वो दोनों उसे मार देंगे। भाई साहब, वसु को कुछ नहीं होगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, वो आती ही होगी। इस समय वसुधा के दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। माधव उसका होने वाला पति था। इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है बच्ची पर। हे अम्बे माँ, शक्ति देना उसे। कुछ ही देर में वसुधा घर लौटेगी। आप सभी लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए, और खास तौर पर तुम सारिका, भूल कर भी ऐसी कोई बात मत करना जिससे वसुधा का दुख और बढ़ जाए। कोई भूल कर भी माधव का नाम नहीं लेगा। हुकुम? हनुमान भाई साहब आ गए, पर उनकी हालत बहुत खराब है। अविनाश, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आ। जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौहान हाउस में फिर से कदम रखने की? हिम्मत नहीं, मोहब्बत लेकर आई है सासू। माँ, वो क्या है ना, सुबह से मुझे हिचकी आ रही थी, तो मुझे लगा आप सब मुझे याद कर रहे हैं, तो बस मैं चली आई। अच्छा किया जो चली आई। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने अपनी बहन मेघा के साथ मिलकर हमारे एम्प्लॉय माधव की हत्या की है। चंद्रिका मैम, हम मेघा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो फरार है। और बात करिश्मा जी की, वो कातिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्या मतलब है आपका? ये कातिल है? आपको कोई गलतफहमी नहीं है। कल ये पूरी रात पुलिस स्टेशन में थी, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। बस अभी थोड़ी देर पहले छुट्टी है। ये नहीं हो सकता है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है सासू माँ। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि मौत, मुसीबत और मेहमान, ये तीनों कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है सासू माँ। अब इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप मुझे देख लीजिए, आपने मुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाला था, लेकिन फिर भी मैं आज तक आपको सासू मॉमी कहती हूँ ना, क्योंकि मुझे यकीन है एक ना एक दिन मैं इस घर की बहू जरूर बनूंगी। और मेरी ये विश पूरी करने के लिए भगवान ने आपको दो बेटे दिए हैं। अभी की शादी तो आपने करा ही दी, पर कोई बात नहीं। एनीवेज, शादी तो मुझे देर से ही करनी थी, क्योंकि बड़ी बहू में जो रुतबा है वो छोटी बहू में कहाँ। क्यों काकी सा, सही कहा ना मैंने।
देव की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Hello friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational moral story of Rajbir Purvi, Karan Prita, Rishi and Lakshmi and Subhan and Ibadat in Hindi. And the title is सच्ची दोस्ती और विश्वास। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे, ऋषि और लक्ष्मी, राजबीर और पूर्वी, करण और प्रीता और सुभान और इबादत। ये चारों जोड़े बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और मुश्किलों में भी एक दूसरे के साथ देते थे। एक दिन गांव में बड़ी संकट आ गई। गांव में सूखा पड़ गया और सभी लोग परेशान हो गए। चारों दोस्त ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया और सबसे पहले ऋषि और लक्ष्मी ने अपने ज्ञान से गांव वालों को पानी की बचत के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने गांव में तालाब खुदवाने का सुझाव दिया जिससे सूखे के समय में पानी जमा किया जा सके। राजबीर और पूर्वी ने अपने नेतृत्व में सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और तालाब खोदने का काम शुरू किया। करण और प्रीता ने गांव वालों को अनाज और आवश्यक वस्त्र वितरित करने का कार्य संभाला ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। शुभम और इबादत ने गांव के सच्चे बच्चे की देखभाल की और उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत और धैर्य रखने के लिए सीख दी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। जब पहली बारिश हुई तो तालाब भर गया और गांव की जल समस्या
हॉल हो गई। सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। जब बारिश हुई तो तालाब भर गया और गांव की जल समस्या हल हो गई। सभी गांव वालों ने बहुत खुश हुए और चारों दोस्तों की जमकर सराहना की। उन्होंने दिखाया कि सच्ची दोस्ती, एकता और विश्वास से बड़े मुश्किलें भी हल हो जा सकती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में अगर हम एकजुट होकर मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दे तो हर समस्या का समाधान संभव है। सच्ची दोस्ती और आपसी विश्वास से हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। और एक कहानी का दूसरा भाग, वफादारी का परीक्षण। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया संकट आ गया। एक धनी व्यापारी गांव में आया और उसने गांव के लोगों से वादा किया कि वो उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। उसने लोगों को लालच दिया कि अगर वो उसके साथ
करेंगे तो उन्हें बहुत धन मिलेगा। लेकिन इसके बदले व्यापारी चाहता था कि गांव के लोग उसके अधीन होकर काम करे और अपनी स्वतंत्रता खो दे। गांव में लोगों के बीच आपस में मतभेद होने लगा। कुछ लोग उस व्यापारी से बात करने लगे और उसके हेल्प करने लगे। कुछ लोग उस व्यापारी की बात में आकर लालच में फंसे और सुबान की सलाह पर उसे ठुकरा दिया। व्यापारी ने इस बात को देखा और उसने इन चारों दोस्तों की दोस्ती में दरार डालने का योजना बनाई। व्यापारी ने सबसे पहले ऋषि और लक्ष्मी को ज्यादा धन देने के लालच दिया, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। ऋषि और लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। व्यापारी ने सबसे पहले ऋषि और लक्ष्मी को ज्यादा धन देने का लालच किया, लेकिन ऋषि ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे लिए गाँव और हमारे दोस्त सबसे पहले हम अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर न बेच
सकते। इसके बाद व्यापारी ने राजबीर और पूर्वी के अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसने उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाए, लेकिन राजबीर और पूर्वी ने भी उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, धन से बड़ी चीज हमारे दोस्तों का साथ है और गांव का सम्मान है। फिर व्यापारी ने कर्ण और पिता को ही अपने लालच में लाने की कोशिश की, पर उन्होंने भी कहा, धन की समय आ सकता है और जा सकता है, लेकिन सच्ची दोस्ती और विश्वास जीवन भर साथ रहता है। अंत में व्यापारी ने शुभम और इबादत के सामने एक आखिरी चाल चली, लेकिन उन्होंने कहा, हमारा लिए हमारा गांव और हमारे दोस्त ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कोई भी धन या लालच हमें अपनी अमूल्य मूल्य से डिगा नहीं कर सकता है। जब व्यापारी की सारी कुछ के नाकाम हो गई तो वो हार मानकर गांव से चला गया। गांव में लोग समझ गए कि लालच का कोई अंत नहीं होता और सच्ची खुशी दोस्ती, विश्वास और एकता में होती है। उन्होंने मिलकर अपने गांव को और भी बेहतर बनाने की कसम खाई और चारों दोस्त
की मिसाल फिर से गांव में कायम रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखे से बच कर सच्चाई और ईमानदारी के रास्तों पर चलना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। मित्रता और विश्वास का मोह किसी भी धन से बढ़कर होता है और ये जीवन भर की बड़ी पूंजी होती है। और उसके बाद कहानी का तीसरा भाग त्याग की मिसाल। कुछ समय बाद गांव में एक और बड़ी मुसीबत आई। इस बार गांव में महामारी फैल गई और बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि आसपास के गांव से भी मदद नहीं मिल रही थी। लोगों के पास इलाज के लिए न तो दवाइयों था और नहीं डॉक्टर। सभी गाँव वाले बेहद चिंतित थे। इस कठिन समय में फिर से ऋषि लक्ष्मी राजवीर और
करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ये तय किया कि उन्हें गांव में दवाइयों लाने के लिए किसी को शहर भेजना होगा, लेकिन शहर दूर था। और वहां तक पहुंचने के लिए और उसके बाद इस कठिन समय में भी फिर से ऋषि लक्ष्मीरा
राजवीर और पूर्वी कर्णप्रीता शुभम परिवार ने गांव की मदद करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ये तय किया कि उन्हें गांव में दवाइयों लाने के लिए किसी को शोर भेजना होगा, लेकिन शोर दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए कई जोखिम थे। गाँव के पास पैसे की कमी थी और कोई भी जाने का साहस नहीं था। और इस तरह और तभी ऋषि ने कहा, मैं जाऊंगा गाँव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो इस संकट से भी हम पार कर लेंगे। लेकिन लक्ष्मी ने उसे रोकर कहा, तुम्हें अकेले क्या जाओगी, हम सब साथ में जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
राजवीर और पूर्वी ने भी सहमत जताई और कहा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर हमें कोई भी खतरा हो तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। इस तरह कर्णप्रीता शुभम और इबादत ने भी तय किया कि वो सब साथ में जाएंगे। चारों जोड़े शहर जाने के लिए तैयार हो गए। गाँव वालों ने उन्हें अपने पास से जितना हो सका उतना धन दिया ताकि वो दवाइयाँ और जरूरी सामान खरीद सके। रास्ता बहुत कठिन था और जंगलों और पहाड़ों से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। कई बार रास्ते में उन्हें भूख और प्यास ने परेशान किया, लेकिन वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उस शहर पहुंचे और वहाँ से दवाइयाँ और अन्य जरूरी सामान खरीद कर वापस गाँव लौट आए। गाँव में लौटते ही उन्हें तुरंत बीमार लोग की दवाइयों दी और उनकी देखभाल शुरू कर दी। कुछ समय में दवाइयों और सही देखभाल की वजह से गांव के लोग ठीक होने लगे। गांव वालों ने चारों जोड़ों की बहादुरी और त्याग की तारीफ की।
कि दूसरे की मदद के लिए त्याग और एकजुटता कितनी महत्वपूर्ण होता है। त्याग और सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं और एकजुट रहते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सच्ची वीरता दूसरे के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना है और यही इंसानियत की असली पहचान है। कहानी का चौथा भाग सपनों की उड़ान। महामारी के बाद गांव में एक बार फिर से शांति आ गई। ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी कर्ण पिता शुभम और इबादत ने मिलकर गांव को फिर से खुशहाल बनाने का काम शुरू किया। उनके आपसी सहयोग और मेहनत की वजह से गांव की स्थिति काफी बेहतर हो गई थी, लेकिन अब वो चाहते थे कि गांव के बच्चे भी कुछ बड़ा हासिल करे और अपने सपनों को पूरा कर सके। ऋषि ने एक दिन बाकी दोस्तों से कहा, हमने अब तक गांव को संकट से बचाया है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांव के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में ऊंचाई हासिल कर सके।
सभी ने इस बात से सहमति जताई। राजवीर ने कहा, हम एक स्कूल खोलते हैं जहाँ गाँव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। इससे वो पढ़ लिख कर अपने सपनों की उड़ान भर सकेंगे। पूर्वी ने सुझाव दिया कि गांव में एक जगह है जहाँ बच्चों सिर्फ पढ़ाई कर सकेंगे बल्कि अपने हुनर और रुचियों को भी पहचान सकेंगे। करण और प्रीता ने बच्चों के लिए एक खेल का मैदान बनाने का विचार रखा ताकि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। शुभम और इबादत ने संगीत, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र बनाने का सुझाव दिया। इस तरह वो लोग धीरे धीरे गाँव वालों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुके थे। उनका एक कार्यों से प्रेरित होकर बहुत लोगों ने अच्छे काम करना शुरू कर दिया था और वो गाँव नमूना
गांव के रूप में और वो गांव नमूना गांव के रूप में वो विकास हो चुका था। सभी दोस्तों ने मिलकर गांव में एक बड़े स्कूल की नींव रखी। गांव वालों भी इस नए काम में आगे बढ़कर मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चों ने बड़ी खुशी के साथ वहाँ पढ़ाई शुरू करी। स्कूल में हर तरह की सुविधाएं थी। पढ़ाई के लिए पुस्तकालय, खेल के लिए मैदान और कला संस्कृति के लिए विशेष कक्षाएं। एक दिन गांव का सबसे होशियार बच्चा रोहित, जो बहुत गरीब परिवार से था, अपने माता पिता के पास आया और बोला, अब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमारे गांव में स्कूल बनने से मुझे अपनी पढ़ाई का सही मौका मिला है। ये सुनकर सबका दिल गर्व से भर गया। इसी ओर उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनके प्रयासों का सही फल मिल रहा है। धीरे धीरे गाँव के कई बच्चों ने बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया है और उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत करने लगे। कुछ वर्षों बाद जब गांव के बच्चे पढ़ लिख कर
सपनों की उड़ान मिली ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी कौन पिता सुओं और इबादत ने ये साबित कर दिया कि जब तक हम दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हमारे सपने भी सच होते हैं। शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसे किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए मदद कर सकती है। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का मार्ग दिखाती है। यदि हम दूसरों का आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो हम खुद भी
सपनों को सच करने के लिए सच्ची मेहनत और दूसरों की भलाई में विश्वास जरूरी होती है। कहानी का पांचवा भाग समर्पण और साहस की कहानी। गांव में स्कूल की स्थापना के कुछ साल बीत गए थे और गांव के बच्चे अपने भविष्य के सपनों को आकार देने लगे थे। ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी करण पिता शुभम और इबादत ने गांव के विकास के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन इस बार एक ऐसी चुनौती सामने आई जो सिर्फ गांव की नहीं बल्कि सारा दोस्तों के धैर्य और साहस की असली परीक्षा थी। गांव के पास एक घना जंगल था जो कई सालों से शांति से था। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई और वो तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले बहुत डर गए क्योंकि आग इतनी बड़ी थी कि उसे रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच ऋषि ने सबसे कहा, अगर हम सब मिलकर आग का रोकने की
कोशिश करेंगे तो शायद हम गांव को बचा सकते हैं, लेकिन गांव के लोग डरे हुए थे और किसी को विश्वास नहीं था कि वो आग का सामना कर पाएंगे। इस बीच रश्मिका हमने हर मुश्किल में साथ दिया है और इस बार भी हम हार नहीं मान सकते। हमें गाँव और अपने लोगों के लिए खड़ा होना होगा। राजवीर और पूर्वी ने तुरंत योजना बनाई कि गाँव वालों को कैसे संगठित किया जा सकता है। उन्होंने सभी को पानी से भरी बाल्टियां इकट्ठा करने और आग को फैलाने से रोकने के लिए काम शुरू करने का आदेश दिया। कर्ण और पिता ने बच्चों और बुजुर्गों का सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया, जबकि सुमन और इबादत ने जंगल के नजदीक के घरों को खाली करने का काम किया ताकि कोई हताहत न हो। चारों जोड़ों ने बिना किसी डर के गांव को बचाने का संकल्प लिया और गांव वाले को हिम्मत बढ़ाई। कुछ ही समय में गांव वाले भी उनका साथ देने लगे। पानी की बाल्टियों से आग को रोकने की कोशिश की गई और सबने मिलकर एक सुरंग बना दी, जिससे आग गांव तक पहुंचने से पहले ही बुझने लगी। इस बीच आग की लपटें तेज हो गई थी और
एक बार ऐसा लगा कि अगर आग पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन चारों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और गांव वाले को भी संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और आग पर काबू पा लिया गया। अब जब आखिरी लपट बुझ गई, गांव वालों ने राहत की सांस ली। गांव सुरक्षित था और इस सब चारों दोस्तों की एकजुटता, साहस और समर्पण का नतीजा था। गांव के लोगों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, आपने न केवल हमारे गांव का बचाया बल्कि हमें ये सिखाया कि सच्चे साहस और एकता से कोई भी बड़ी मुसीबत हल की जा सकती है। ऋषि, लक्ष्मी, राजवीर, पूर्वी, कर्ण, पिता, सुमन और इबादत ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में साहस और समर्पण है तो कोई भी विपत्ति इंसान को नहीं हरा सकती। उनकी इस वीरता की कहानी पूरे इलाकों में फैल गई और लोग उनकी मिसाल देने लगे। सच्चा साहस तब दिखाता है जब हम कठिनाइयों का सामना बिना किसी डर के करते
एकजुटता और समर्पण से हम बड़े से बड़ी आपदा को भी सामना कर सकते हैं। यदि हम मिलकर काम करें तो हर मुश्किल का हल मिल सकता है। कहानी का निष्कर्ष एकता, विश्वास और समर्पण की विजय। ऋषि लक्ष्मी राजवीर पूर्वी कर्णप्रीता सुमन और इबादत की इस प्रेरणादायक यात्रा ने हमें ये सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां आए, अगर हमारे पास एकता, साहस, विश्वास और दूसरे के प्रति समर्पण हो तो हम हर विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कठिनाइयों जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची जीत तब होती है जब हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज और प्रियजनों के लिए खड़े होते हैं। एकता, त्याग, और साहस से हम
मार्क दे सकते हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस तरह मोरल स्टोरी रोज देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते